नमस्कार, मेरा नाम शुभम गुप्ता है। मैंने इस साल सिविल सर्विस परीक्षा में छठा स्थान हासिल किया है। मेरा बैकग्राउंड इकोनॉमिक्स से रहा है। मैंने दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स से बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स किया था। उसके बाद मैंने दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से एमए इकोनॉमिक्स भी शुरू किया था। 2016 की परीक्षा में मैंने 366वीं रैंक हासिल की थी और मैंने इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस स्टार्ट करी थी, ज्वाइन की थी। और इस साल की परीक्षा में मेरा छठा स्थान है। मेरा ऑप्शनल जो रहा है वो लॉ रहा है। जब मैंने लॉ ऑप्शनल स्टार्ट किया था तो उसके पीछे दो कारण थे। एक कारण ये था कि मुझे हमेशा से लॉ पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट रहा है। अभी भी हो सकता है कि मैं इवन सिविल सर्विसेज में आने के बाद में भी शायद आने वाले कुछ सालों में लॉ को परस्यू करूं, एलएलबी डिग्री परस्यू करूं। दूसरा एक कारण जो रहा है वो ये है कि मेरे पास, क्योंकि जैसा कि मैंने आप शायद अब जानते होंगे कि मैंने जब भी प्रिपरेशन करी है मेरे पास हमेशा समय की थोड़ी कमी रहती थी, क्योंकि मैं हमेशा कॉलेज में किसी ना किसी कॉलेज में एडमिटेड था। तो उस वजह से जो मुझे कम समय मिलता था तो मुझे ऐसा कोई सब्जेक्ट चाहिए था जो बहुत ही फाइनली डिफाइंड हो, जिसका सिलेबस बिल्कुल क्लियर हो, जो मुझे बता सके कि मुझे सिर्फ यही सामान पढ़ना है। इकोनॉमिक्स में ये सुविधा शायद पूरी तरह से मुझे नहीं मिलती, इसलिए मैंने लॉ का चयन किया। और इसके बाद फिर क्योंकि जैसे मैंने पढ़ना स्टार्ट किया तो मुझे काफ़ी इंटरेस्ट भी आने लगा। तो ये तीनों कारण जब एक साथ मिले तो मुझे लगा कि ये लॉ ऑप्शनल मेरे लिए सही है। और फॉर्चुनेटली मेरे नंबर भी इसमें ठीक आए हैं। जब मैंने सेकंड अटैम्प्ट दिया था उसमें भी, और होपफुली इस बार भी ठीक ही आए होंगे। जो मैंने जब लॉ की प्रिपरेशन करी तो उसमें ऐसा कोई नहीं था कि मैंने कोई खास बुक लिस्ट फॉलो की हो। जनरली मैं एक कोचिंग में एनरोल्ड था जहाँ से मुझे जो भी नोट्स मिलते थे मैं उन नोट्स को रेफ़र किया करता था। एस्पिरेंट्स के लिए मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जनरली जो मुझे जो समझ में है वो दो कोचिंग हैं जो जनरली काफ़ी मानी जाती हैं लॉ के लिए। एक है निर्वाणा और दूसरी है एम्बिशन। तो अगर आप कोई कोचिंग ज्वाइन करना चाहें तो आप इन दोनों को रेफ़र कर सकते हैं। इनके नोट्स काफ़ी अच्छे होते हैं, काफ़ी क्रिस्प होते हैं, और जो टीचर हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं। तो निर्वाणा में जब आप देखेंगे, जो मैंने ज्वाइन की थी वो निर्वाणा ज्वाइन की थी, तो उसमें जो भी नोट्स मुझे मिलते थे, जो पेपर 1 एज़ वेल पेपर 2, तो उनके लिए वो नोट्स जनरली सफिशिएंट होते थे। बट हमारा फोकस ये रहता था कि जो भी सब्जेक्ट ऐसा है जो एक्ट बेस्ड है, जैसे कि आईपीसी, सी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, इन पे हम, और या फिर कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, तो इन सब चीज़ों के लिए हम बेयर एक्ट पे फोकस करते थे, ना ही किसी और किताब पे। तो जनरली हम बेयर एक्ट पढ़ा करते थे और बेयर एक्ट को सप्लीमेंट किया करते थे विद केस लॉज, या फिर कोई अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको कोई और भाषा की ज़रूरत है, किसी और मैक्सिम की ज़रूरत है। तो जनरली मोडस ऑपरेंडी हमारी लॉ के लिए, मेरी लॉ की तरफ ये रहा करती थी। किताब के लिए जनरली मैंने सिर्फ अपार्ट फ्रॉम द नोट्स एंड बेयर एक्ट मैंने सिर्फ दो ही किताब फॉलो करी है, एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लिए और एक आईपीसी के लिए। और उन दोनों के लिए ऑथर सेम ही है, डॉक्टर आर.के. पांग्या। जो भी टॉपिक ऐसे थे जो मुझे बेयर एक्ट से कवर मैं नहीं कर पाता था, उनके लिए मैं डॉक्टर आर.के. पांग्या को रेफ़र किया करता था। बट बहुत ही लिमिटेड एक्सटेंट पे, बहुत ज़्यादा मैंने डॉक्टर पांग्या को भी रेफ़र नहीं किया है। उसका कारण समय भी था और कह सकते हैं कि मुझे ज़रूरत भी नहीं पड़ी थी। ऑप्शनल की तैयारी के लिए मैंने 2 स्टेज में ऑप्शनल को तैयार किया। एक तो प्रीलिम से पहले, तो मान लीजिए तकरीबन अगर आप 6 महीने पहले तैयारी शुरू करते हैं तो शुरुआत के कुछ 3 से 4 महीने आप ऑप्शनल को एटलीस्ट कोशिश करते हैं कि तकरीबन 70 से 70% सिलेबस ऐसा हो जो एटलीस्ट आपने एक बार पढ़ रखा हो, और बाकियों को आप शायद अगर खुद से ना भी पढ़ पाए हो तो आपको पता हो कि आपको पढ़ना क्या है। तो आपका मटेरियल सॉर्टेड हो और आपने तकरीबन काफ़ी हद तक सिलेबस को 70 से 80% सिलेबस को आपने एक बार ज़रूर अपनी आंखों से निकाल लिया हो। याद आप ना भी कर पाएँ तो कोई दिक्कत नहीं है। याद आप जनरली प्रीलिम्स अगर आप क्लियर करते हैं तो प्रीलिम्स के बाद आप जब पढ़ते हैं उसको तभी आप जनरली याद भी कर सकते हैं, तो उसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। जो मेजर फोकस आपका पहले होना चाहिए वो समझने पे होना चाहिए और मटेरियल को सॉर्ट करने में होना चाहिए, अपने नोट्स खुद के बनाने में होना चाहिए। समय की अगर मैं बात करूं तो समय के लिए देखिए, जनरली मैं ये करता था, और मैं ये पूरी तैयारी के दौरान ही करता था कि मैं किसी भी सब्जेक्ट को जब उठाता था तो उसके साथ किसी और सब्जेक्ट को नहीं पढ़ता था। तो मैं पेपर वाइज हमेशा मैंने तैयारी करने की कोशिश करी है, जीएस रहा हो या लॉ रहा हो। तो जैसे मैंने पेपर 1 पहले उठाया तो मैं पहले कोशिश करूँगा कि इंटरनेशनल लॉ, जो कि काफ़ी वास्ट है इन इटसेल्फ, तो मैं इंटरनेशनल लॉ को एक हफ्ते में कोशिश करता कि पूरा ख़त्म कर दूँ और उसके बाद उसका एक टेस्ट भी लिखूँ। बहुत ज़्यादा समय मैं नहीं दे पाता था, लेकिन उसका कारण ये था कि जब मैंने पहले तैयारी करी थी तो मैंने आईपीसी की और कॉन्ट्रैक्ट की और टॉट की, स्पेशली इन 3 सब्जेक्ट्स के मैंने बहुत ही अच्छे क्रिस्प 18 या 20 पेजों में पूरे सब्जेक्ट के नोट्स बना लिए थे। तो जब मैं इवन दो मैं पहली रीडिंग पूरी किताब की किया करता था, लेकिन जब मैं रिवाइज़ करता था तो मुझे वो नोट्स बहुत हेल्प करते थे और बहुत अच्छे से मुझे एक्सप्लेन कर पाते थे कि मुझे अगर कोई सवाल पूछेगा इस पर्टिकुलर टॉपिक पे तो मैं उसे किस तरह से जवाब दूंगा और किस तरह से मैं उसको ब्रीफली अपने नोट्स के द्वारा ही प्रॉपरली 3 या 4 जो भी पेज यूपीएससी देता है आप उसमें उसको लिख पाएंगे।
आंसर राइटिंग जब मैंने ऑप्शनल में अपनी करी तो उसके लिए मैं एग्ज़ाम से पहले डेफिनेटली प्रैक्टिस किया करता था, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा इशू हुआ करता था। तो जब भी आंसर राइटिंग का फॉर्मेट होता था तो मैं एक प्रॉपर कोई भी मॉक टेस्ट उठाया करता था, जो भी मुझे मिल जाए, ऐसा कोई मेरा प्रेफरेंस नहीं था उसमें। और उसके बाद मैं उस पेपर को प्रॉपर्ली 3 घंटे में सॉल्व करने की कोशिश करता था। और मेरी कोशिश जनरली ये रहती थी कि मैं एक सब्जेक्ट के यानी पेपर 1 के एंड पेपर 2 के हर पेपर के 2-2 टेस्ट एटलीस्ट सॉल्व करूँ, ताकि मुझे थोड़ी अंडरस्टैंडिंग भी हो, थोड़ा चैलेंज भी मेरा दिमाग हो कि मुझे अगर कोई ऐसा कोई क्वेश्चन हो जो मैंने ना पढ़ा हो तो मुझे किस तरह से अटैम्प्ट करना है, किस तरह से माइंड अप्लाई करना है, और साथ ही साथ मेरा टाइम मैनेजमेंट का भी इशू सॉल्व हो जाए। तो ये दो मेरा जनरल स्ट्रैटेजी ये रहता था। मैं आपको एक एग्जांपल भी देना चाहूँगा कि कैसे मेरा आंसर का फॉर्मेट स्ट्रक्चर कैसा होता था। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं पैराग्राफ फॉर्मेट, ऐसे टाइप फॉर्मेट फॉलो करता था लॉ में, स्पेशली आंसर राइटिंग में। पॉइंटर्स में मैं बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करता हूँ, नीदर इन जीएस नॉर इन लॉ ऑल्सो। बट जो मेरा ऐसे टाइप फॉर्मेट होता था, तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए आपको अगर थेफ्ट पे एक आंसर लिखना है जो कि आर्टिकल 378 है आईपीसी का, तो उसको मैं किस तरह से अटैम्प्ट करूँगा। और ऐसे बहुत सारे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पेपर में आते भी हैं। तो मैं पहले लिखूंगा कि थेफ्ट के बारे में आर्टिकल 378 में बताया गया है आईपीसी के अंदर। फिर मैं बताऊंगा कि आर्टिकल 378 स्ट्रिक्टली लैंग्वेज में कहता क्या है, उसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या हैं 1 2 3 4, एंड देन मैं उन इंग्रेडिएंट्स को फिर एक्सप्लेन करूंगा 1 बाय 1, और कोशिश करूंगा कि अगर जिस इंग्रेडिएंट का मैं एग्जाम्पल दे पाऊँ केस लॉ के द्वारा या फिर इलिस्ट्रेशन के द्वारा, वो मैं दूँ। तो फॉर एग्जांपल रामचरण केस एक बहुत बड़ा आइकॉनिक केस होता है थेफ्ट के लॉ के अंदर। तो जनरली ये कहा जाता है कि जो आइकॉनिक केसेस होते हैं वो आपको आंसर में ज़रूर मेंशन करने चाहिए। तो जिस भी इंग्रेडिएंट में रामचरण केस फॉल करता है, मैं उस इंग्रेडिएंट के अंदर रामचरण केस को एक्सप्लेन ज़रूर करूँगा। साथ ही साथ एक चीज़ को और ध्यान रखें कि अगर कोई एक्सेप्शन है तो एक्सेप्शंस को ज़रूर मेंशन करें, और कोई एक्सप्लेनेशन है तो एक्सप्लेनेशन को ज़रूर मेंशन करें। इन्हीं चीज़ों की वजह से आपका बेयर एक्ट की रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि बेयर एक्ट में ये चीज़ें बहुत ही क्रिस्पली प्रिसाइजली आपको सीधा सीधा लिखी हुई मिल जाती हैं। तो आपको हमेशा ये बहुत अच्छे से ध्यान रहेगा कि ये मुझे एक्सप्लेनेशंस और एक्सेप्शंस लिखने हैं, और आपके भूलने के चांसेस कम हो जाते हैं। लॉ के लिए देखिए कोई टेस्ट सीरीज़ मैंने नहीं ज्वाइन की थी, तो टेस्ट सीरीज़ का मुझे लगता भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा कोई महत्व है लॉ के, स्पेशली ऑप्शनल के अंदर। जो स्कोप है वो ये है, क्योंकि लॉ में जो सवाल पूछे जाते हैं वो काफ़ी हद तक सीधे सीधे सवाल होते हैं, टॉपिक्स पे होते हैं, जैसे कि थेफ्ट बता दीजिए, अटैम्प्ट बता दीजिए, मर्डर बता दीजिए। ये सब बिल्कुल जो सीधे सीधे टॉपिक्स होते हैं उनके बारे में आपसे सवाल पूछा जाता है। इंटरनेशनल लॉ भी ऐसे ही होता है, एंड कॉन्स्टिट्यूशन भी ऐसा ही होता है। लेकिन जो चीज़ समझने की है वो ये है कि आप अपना स्कोर किस तरह से अच्छा ला सकते हैं लॉ में। तो उसके लिए जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया है अभी कुछ पिछले सवाल में, कि आप इस तरह से स्ट्रक्चर को फॉलो करने की कोशिश करें। एक्सप्लेनेशन एक्सेप्शंस पे फोकस करें, केस लॉस पे फोकस करें, एग्जांपल्स पे फोकस करें। कोई अगर पर्टिकुलर केस स्टडी आ गई है, तो अगर आप सोचते हैं कि वो किसी पर्टिकुलर केस से रिजेंबल करता है, तो आप उस केस का नाम मेंशन करें। ये कह सकते हैं कि मुझे लगता है कि ये सिचुएशन उस केस से रिलेटेड है, तो इस केस में इस तरह से रिएक्शन हो सकता है, इस तरह से कोर्ट रूलिंग दे सकता है। तो इन सब चीज़ों को इस तरह से आप अटेम्प्ट करें। और जहाँ तक कॉन्स्टिट्यूशन और इंटरनेशनल लॉ की बात है, तो आप जो कुछ ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि आप उन बड़े टॉपिक्स को अलग कर लें। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में अगर मैं बताऊं तो आपको प्रीएम्बल, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, प्रीएम्बल के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म, इन सब टॉपिक्स को आप बिल्कुल तकरीबन मेरे हिसाब से 10 टॉपिक्स में अगर आप बांट लेंगे तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन मोटा मोटा खत्म हो जाएगा। तो इन टॉपिक्स को आप स्ट्रेट जैकेट एक फॉर्मूले की तरह बना लें, और आप ये याद कर लें कि अगर ये क्वेश्चन आएगा तो मैं इसको इस तरह से एक्सप्लेन करूँगा, और फिर ये क्वेश्चन लॉज मैं उसमें मेंशन करूँगा। तो अगर आप इतना कर लेंगे तो वो काफ़ी हद तक आपको हेल्प करेगा। इससे आपका टाइम भी बचेगा कि एग्जाम में आपको सोचने में टाइम नहीं लगाना पड़ेगा, और आपका आंसर भी बहुत अच्छा निकल के आएगा, क्योंकि पहले आपने बहुत सोच समझ के इसका आंसर एक मॉडल आंसर टाइप बनाया होगा। कोचिंग में जैसा कि मैंने अभी भी कहा कि कोचिंग इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, स्पेशली लॉ सब्जेक्ट को लेके। हालांकि जैसे कि मैंने कोचिंग करी थी, उसका मूलतः कारण ये था कि मेरा बैकग्राउंड इकोनॉमिक्स में और मैंने ऑप्शनल लॉ चुना था। तो मुझे शुरुआत में चीज़ों को समझने के लिए, केस लॉज को समझने के लिए, भाषा को समझने के लिए, किस तरह से एक्सप्लेन करना है, लिखने की समझ के लिए, इन सभी कारणों के लिए मुझे मेरी कोचिंग ने काफ़ी हेल्प करी थी। हालांकि जो लॉ बैकग्राउंड के लोग हैं, जो LLB हैं या LLM हैं, उनके लिए ये कोई बहुत बड़ी
चैलेंजिंग सिचुएशन नहीं होती होगी, क्योंकि उन्हें ऑलरेडी एक्सपीरियंस है इन सब चीज़ों को लेके। तो उन पर्टिकुलर लोगों के लिए मुझे नहीं लगता कि कोचिंग की कोई खास ज़रूरत है। लेकिन हाँ, अगर कोई अलग से स्ट्रीम से आके लॉ ज्वाइन करना चाह रहा है तो कोचिंग उन्हें थोड़ी सी गाइडेंस दे सकती है, इन द सेंस कि आपको बता सकती हैं कि ये फैक्टर्स है जो आपको दिमाग में रखने चाहिए, इस तरह से आंसर का स्ट्रक्चर होना चाहिए, इस तरह से आपको पढ़ना है, इस तरह से समझना है, इस तरह से आसपास की होने वाली चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो ये सब कुछ कारण हैं, ये सब कुछ फैक्टर्स हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं अगर आप किसी डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं तो। जो मैं ओवरऑल अगर आपको एक्सपीरियंस अपना बताना चाहूँ कि लॉ में मेरा एक्सपीरियंस है कि मेरा स्कोर ठीक ठाक रहा है। तो हो सकता है कि मैं जो कर रहा था लॉ में ऑप्शनल अटैम्प्ट करने में वो काफ़ी कुछ ठीक कर रहा हूँगा। लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि जो मेरी अगेन इट इज़ एन ओवरऑल स्ट्रेटजी दैट आई फॉलो, कि अगर मुझे मान लीजिए कोई सवाल ऐसा है जो मुझे नहीं भी आता है बिल्कुल स्ट्रिक्टली, कि मैंने पढ़ा और मुझे दिमाग में आंसर बिल्कुल क्रिएट हो गया, फ्रेम हो गया, तो मैं उस क्वेश्चन को छोड़ता कभी नहीं था। मैं उस क्वेश्चन में जो भी लिमिटेड नॉलेज मुझे होती थी, जब मुझे लगता था कि ये क्वेश्चन में मैं शायद ये लिख सकता हूँ, तो उसको मैं ज़रूर लिख के आता था। तो मेरी एक स्ट्रैटेजी हमेशा से रही है ये, जीएस में भी और लॉ में भी। तो प्लीज़ इसको ज़रूर ध्यान रखें कि जहाँ तक पॉसिबल हो आप किसी क्वेश्चन को छोड़े ना, उसमें जितना भी आपको जो भी लिमिटेड आपको पता हो तो आप उसको ज़रूर लिख के आएँ। और ये जनरली होता भी है कि जो मेरे साथ भी हुआ था पहली बारी में भी और दूसरी बारी में भी, कि ऐसे कुछ 2 या 3 सवाल ऐसे हुआ करते थे जिसमें मुझे बिल्कुल स्ट्रिक्टली जवाब नहीं पता था। तो मैं कोशिश ये करता था कि जितना भी मुझे पता है, जो भी मैं लिख पाऊँ, मैं ज़रूर लिख के आऊँगा। दूसरी बात, जैसा कि मैंने आपको मॉडल आंसर्स के बारे में बताया, तो दैट इज़ वो बहुत हेल्पफुल रहता है, क्योंकि सवाल भी बहुत सीधे सीधे आते हैं। तो आप वो ज़रूर उसमें थोड़ा सा टाइम अपना स्पेंड करें और वो उस मॉडल आंसर्स बनाएं सब्जेक्ट्स को लेके, स्पेशली कॉन्स्टिट्यूशन में, इंटरनेशनल लॉ में और बाकी चीज़ों में भी। नोट्स बनाने की कोशिश करें। नोट्स जितना बनाएंगे उतना रिवीजन में आसान होगा, क्योंकि लास्ट में सब्जेक्ट काफ़ी वास्ट है, इतना छोटा भी नहीं है। तो लास्ट में जब आप रिवाइज़ करते हैं, तो अगर आप वो क्रिस्पली शॉर्ट फॉर्मेट में अगर नोट्स नहीं बनाएंगे तो रिवाइज़ नहीं कर पाएंगे। तो केस लॉज भूल सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन एक्सेप्शंस भूल सकते हैं, जो कि थोड़ा सा इशू हो सकता है। तो इन सब चीज़ों का आप ज़रा ध्यान रखें कि जो भी मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ, अगर आप इन छोटी छोटी बातों का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे और अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखेंगे और अपने सब्जेक्ट नॉलेज पे कॉन्फिडेंस रखेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो जनरल धारणा है कि लॉ इज़ ए लो स्कोरिंग सब्जेक्ट, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि मेरे सेकेंड अटैम्प्ट में जो स्कोर था वो 306 था लॉ में। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद मेरा इस बार भी स्कोर ठीक ही होगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि लॉ में आप स्कोर नहीं कर सकते। शायद फ़र्क थोड़ा सा वहीं पड़ जाता है कि आप लॉ को किस तरह से अटैम्प्ट करते हैं, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं अटैम्प्ट करने से पहले। तो अगर आप उसको ठीक कर लेंगे तो आई एम श्योर आपका स्कोर भी बहुत ही अच्छा आएगा और आप भी बहुत अच्छा स्कोर करेंगे और रैंक लाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग डेली नॉलेज ट्रैक। एंड अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो आप प्लीज़ कॉमेंट्स में करें, मैं उनका जवाब देने में बहुत खुशी महसूस करूँगा। थैंक यू।